नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ, आपके बीच में एक ऐसे अहम टॉपिक को लेकर के जिसके बहुत सारे सवाल मेरे पास आते हैं। और वो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आपकी ज़मीन जायदाद, आपकी संपत्ति से रिलेटेड। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम हमारे जो हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं या खरीदने जाते हैं या कई बार हमने ऑलरेडी खरीदी हुई है, उसमें बहुत सारे जो चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो अनरजिस्टर्ड होते हैं। वो सिर्फ नोटरी पब्लिक से अटेस्ट करवा के 10 रुपए 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे चेन बनी हुई होती है। तो उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, क्या रेलेवेंस है, हमें इस तरह की प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, जिसमें बहुत सारे नोटराइज डॉक्यूमेंट्स होते हैं लेकिन रजिस्टर्ड नहीं होते हैं सब रजिस्ट्रार ऑफिस में। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाली हूँ कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं या ऑलरेडी खरीद चुके हैं, जिसमें आपके टाइटल चेंज जो है उसमें अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, नोटराइज डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उसकी क्या रेलेवेंस होगी और वो आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं या नहीं है, इस तरह की प्रॉपर्टीज आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन से हम डील करने वाले हैं। अगर आपके कोई भी इस दौरान में सवाल आते हैं आपके मन में, तो आप वीडियो सुनते वक्त ही उसको नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें, ताकि आप बाद में भूल ना जाएं अपने सवाल को। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके इस सवाल का जवाब दूं, हर व्यक्ति के सवाल का जवाब दूं, ताकि आप जब भी प्रॉपर्टी खरीदने निकलें या फिर आपकी ऑलरेडी कोई प्रॉपर्टी है तो आप किसी प्रॉब्लम में ना फंसे, किसी उलझन में ना फंसे और अपनी गाढ़ी कमाई जिस प्रॉपर्टी में लगा रहे हैं वो सही आए आपके हाथों में। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सबसे पहले तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की यूजफुल वीडियोस, यूजफुल इंफॉर्मेशन रेगुलर मिलती रहें। तो दोस्तों, अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स का रेलेवेंस क्या है? अगर हम बात दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों की करें, यानी कि वेस्टर्न यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान का दिल्ली से लगता हुआ बॉर्डर हुआ और दिल्ली का पूरा इलाका, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है नोटरी पब्लिक अटेस्टेड आती हैं, रजिस्टर्ड नहीं होती हैं। तो उसमें क्या किया जाए? जैसे जनरली अगर ओरिजिनली मालिक एक व्यक्ति था, वो आगे दूसरे को जीपीए, एटीएस, विल, पोजेशन लेटर, एफिडेविट के थ्रू प्रॉपर्टी बेच दिया करता था। फिर वो जो जिसके पास ये पूरे सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते थे, जीपीए, एटीएस, विल, एफिडेविट, पोजेशन लेटर, वो व्यक्ति आगे फिर इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के थ्रू किसी और को प्रॉपर्टी बेच दिया करता था। हालांकि 11 अक्टूबर 2011 में जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया सूरज लैंप एंड इंडस्ट्रीज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, तो उसमें कहा गया कि इस तरह के ट्रांजैक्शंस जो हैं वो एक कंप्लीट सेल नहीं माने जाएंगे, क्योंकि इसमें जो स्टैम्प ड्यूटी इवेट करने की कोशिश की जाती है, रजिस्ट्रेशन फीस इवेट करने की कोशिश की जाती है, काला पैसा तैयार किया जाता है, यानी कि आपकी कैपिटल गेन्स ना नजर आए, आपकी टैक्सेबल इनकम ना बने, उस वजह से भी इस तरह के नोटराइज डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं, ताकि कहीं पे भी अथॉरिटीज में उसका सबूत ना हो कि आपने वो प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, और नोटरी अटेस्ट करा करा के ही प्रॉपर्टीज के ट्रांसफर्स चल रहे थे और काफी समय से चल रहे थे। ऐसे में बेनामी प्रॉपर्टीज का भी बहुत ज्यादा झोल झाला शुरू हो चुका था हमारे देश में। तो इसको लेकर के अथॉरिटीज ने टाइम टू टाइम काफी सारे चेंजेस किए कानूनों में, लॉज में, ताकि इस तरह के ट्रांजैक्शंस को दबाया जा सके, इस तरह के ट्रांजैक्शंस को डिस्करेज किया जा सके। तो दोस्तों, पहली चीज की साल 2001 तक हम मान के चलेंगे कि साल 2001 तक नोटरी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ट्रांसफर्स बड़ी आसानी से हुआ करते थे। लेकिन जो हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है, उसका 48th अमेंडमेंट आया साल 2001 में, जो कि इफेक्टिव था 24/9/2001, यानी कि 24 सितंबर 2001 से इफेक्टिव था ये 48वां अमेंडमेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का। तो इस अमेंडमेंट की बहुत अहमियत है नोटरी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, जिसमें कि सेक्शन 17 जो है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का, वो क्लियरली बताता है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी 100 रुपए से ज्यादा की वैल्यू की है और
उसके एवज में कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जा रहा है जो कि कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, यानी कि प्रॉपर्टी का लेन देन हो रहा है, प्रॉपर्टी जो है हाथ या मालिकाना हक बदले जा रहे हैं, और उससे रिलेटेड अगर कोई डॉक्यूमेंट हो रहा है जो सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, यानी कि जो मेन हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं पैन इंडिया वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के थ्रू रेगुलेट होती हैं। तो सेक्शन 53A ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत अगर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रहा है जो प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से रिलेटेड है तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, वो रजिस्टर्ड होना ही चाहिए। अगर वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो वो लीगल सैंक्टिटी होल्ड नहीं करेगा। तो ये बात आपको बहुत ध्यान रखने की है कि जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और आप देख रहे हैं कि उसमें जीपीए एटीएस विल पोजीशन लेटर और एफिडेविट की चेन आ रही है बीच में किसी एक व्यक्ति या 3-4 व्यक्तियों के नाम पर, तो आपको ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि 24 सितंबर 2001 से अगर पहले की ये चेन है तो नोटरी भी है तो चल जाएगी, अगर रजिस्टर्ड नहीं भी है तो वो ट्रांसफर चल जाएगा। लेकिन अगर 24 सितंबर 2001 के बाद की है ये चेन तो इसको रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। एटलीस्ट जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी इसमें आ रही है जिसमें कि सारे राइट्स दिए जाते हैं ट्रांसफर के, सेल के, मॉर्गेज के, गिफ्ट करने के, प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी लिटिगेशन करने के, उसके लिए सैंक्शन परमिशंस लाने के लिए, उसके वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स भरने के सारे जो राइट्स हैं वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में दिए जाते हैं। तो एटलीस्ट इस सेट में जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो रजिस्टर्ड ही हो अगर ये ट्रांजैक्शन 24/9/2001 के बाद की है। जनरली जो मार्केट प्रैक्टिस है कि 2002 से इसको गिना जाता है कि चलो 2001 तक का अगर डॉक्यूमेंट है तो नोटराइज चल जाएगा, लेकिन अगर 2002 का डॉक्यूमेंट आ जाता है तो उसे रजिस्टर्ड ही होना चाहिए। अगर उसमें वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो एक तकलीफ की बात है, क्योंकि वहां पे जो व्यक्ति आया है उसने लीगली राइट ही नहीं लिया प्रॉपर्टी को आगे बेचने का, सेल करने का। तो वो जब अगली बार सेल करेगा तो वो सेल ही इनवैलिड हो जाएगी, क्योंकि जिसने नोटरी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ये प्रॉपर्टी खरीदी थी उसकी खरीद ही वैलिड नहीं थी, उसकी परचेज ही वैलिड नहीं थी, तो आगे उसकी सेल कैसे वैलिड होगी? जब वो मालिक बना ही नहीं तो वो अपना मालिकाना हक किसी और को कैसे ट्रांसफर करेगा? तो आपको ये चीज़ बहुत बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि 2001 के बाद अगर डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, वैसे तो एग्रीमेंट टू सेल या फिर सेल एग्रीमेंट अगर है तो उसको भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। और इनफैक्ट अगर वो फैमिली मेंबर्स के बीच में नहीं है ये ट्रांजैक्शन तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी उतनी ही लगेगी जितनी एक सेल डीड या कन्वेंस डीड में लगती है, क्योंकि इसमें मालिकाना हक पूरा का पूरा बदला जा रहा है। लेकिन जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन दिया था अपने सूरज लैंड्स एंड इंडस्ट्रीज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में कि इस तरह की ट्रांजैक्शंस में अगर डॉक्यूमेंट्स एग्रीमेंट टू सेल जीपीए विल के थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं तो इसमें पूरा एक कन्वेंस डीड या सेल डीड का स्टैम्प ड्यूटी लगना चाहिए। इन एनी केस अगर इससे पहले के जीपीए हैं तो ये जीपीए, इसके बाद के जीपीए हैं तो ये जीपीए जरूर रजिस्टर्ड होने चाहिए, ताकि जब वो अपनी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू आगे किसी और को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, सेल करता है, सेल डीड एग्जीक्यूट करता है, तो उसकी खुद की पावर जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में उसे मिली है वो वैलिड होनी चाहिए, वो थ्रू रजिस्टर्ड टाइटल डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। दोस्तों दूसरी चीज, ये तो बात थी कानून की, जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें है कि जब भी आपका डॉक्यूमेंट अनरजिस्टर्ड है तो आप उसे कहीं से भी वेरीफाई नहीं कर सकते हैं कि ये जेन्युइनली ट्रांजैक्शन हुई भी थी या नहीं हुई थी, क्या ये डॉक्यूमेंट्स कहीं फेक तो नहीं बना दिए गए हैं। तो इसको वेरीफाई करने का कोई भी तरीका नहीं है। लेकिन जैसे ही आपका एक डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसका पूरा का पूरा जो रिकॉर्ड है वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आ जाता है, यानी कि आप उसका स्टैम्प पेपर वेरीफाई कर सकते हैं। सब रजिस्ट्रार ऑफिस उस स्टैम्प पेपर को लॉक करते हैं बाकायदा, जिसको आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट के पीछे सब रजिस्ट्रार ऑफिस की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स होती हैं
उन रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के थ्रू आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस में उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जेन्युइन डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, ये कहीं कोई फेक डॉक्यूमेंट तो नहीं है, कहीं आपके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। और जब ट्रांजैक्शन हो रही होती है तो जो सब रजिस्ट्रार हैं वो खुद भी सेलर बायर उनके ऑथेंटिसिटी को चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, पेमेंट्स को वेरीफाई करते हैं कि जेन्युइनली पेमेंट हुई है कि नहीं। वो ये भी वेरीफाई करते हैं कि कहीं प्रॉपर्टी डेमोलिशन लिस्ट में तो नहीं है एमसीडी या किसी और अथॉरिटी की, या फिर एक्वायर तो नहीं हो गई है ऑलरेडी प्रॉपर्टी। तो रजिस्ट्रेशन के ये सब भी फायदे हैं कानूनी स्टैम्प ड्यूटी देने के अलावा, कि आपकी प्रॉपर्टी हर तरह से वेरीफाई हो जाती है कि उसमें कोई एक्विजिशन नहीं है, वो किसी अथॉरिटी के द्वारा एक्वायर किया हुआ लैंड नहीं है, वो डेमोलिशन लिस्ट में नहीं आ रहा है, यानी कि वो प्रॉपर सैंक्शनड प्रॉपर्टी है म्यूनिसिपल अथॉरिटीज के द्वारा, और उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं आई है, कोई कोर्ट से अगर स्टे लगा हुआ है तो इस तरह की, या किसी का आपस में दो लोगों का डिस्प्यूट चल रहा है तो उनकी कोई ऑब्जेक्शन नहीं आई है सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, बिकॉज ऑब्जेक्शन आते ही उसकी रजिस्ट्री रोक दी जाती है। तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट में बहुत सारी चीज़ें जो आप खुद से वेरीफाई करना बहुत मुश्किल है, वो ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाता है सब रजिस्ट्रार ऑफिस के द्वारा। तो इन एनी केस रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट लेना हमेशा सेफ है, और अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स में ये तकलीफ तो आएगी। बात करते हैं कि अगर कुछ अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है और वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ही रजिस्टर्ड नहीं होते थे, वहाँ पे अलाउड ही नहीं था रजिस्ट्रेशन, और अब वहाँ की जो 1731 कॉलोनीज जैसे दिल्ली में भी अप्रूव हो गई हैं और उनके अब रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गए हैं, डीडीए उनके कन्वेंस डीड या फिर ऑथराइजेशन स्लिप्स रजिस्टर्ड करके दे रही है, जिससे इन लोगों को मालिकाना हक मिल जाएंगे। लेकिन इनकी पीछे की पुरानी जो चेन है वो पूरी की पूरी अनरजिस्टर्ड है, क्योंकि इससे पहले तक यहाँ पे रजिस्ट्रीज हुआ ही नहीं करती थी। तो ऐसी प्रॉपर्टीज का क्या करना चाहिए? तो दोस्तों ये भी बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना कि जो इस तरह की कॉलोनीज हैं वहाँ पे जैसे ही डीडीए रजिस्टर्ड ऑथराइजेशन स्लिप दे देती है या फिर रजिस्टर्ड कन्वेंस डीड कर देती है, तो पीछे की चेन ऑटोमेटिकली वैलिडेट करती है डीडीए, और यहाँ पे अगर स्टैम्प ड्यूटी पीछे की चेन में पेड नहीं है, वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, चाहे वो 2020-21 का ही क्यों ना हो, उसको वैलिड माना जाएगा और आपके डीडीए के रजिस्टर्ड कन्वेंस डीड या रजिस्टर्ड ऑथराइजेशन स्लिप के बेसिस पे आपकी वो पूरी चेन सही मानी जाएगी। और ऐसे में आप इस तरह की प्रॉपर्टीज पे बैंक लोन वगैरह भी ले पाएंगे। लेकिन हाँ, जो बाकी दूसरी प्रॉपर्टीज हैं जो पहले से जहाँ पे रजिस्ट्रेशन अलाउड था और फिर भी नोटराइज चेन जीपीए की आ रही है, उसकी हम अगर अगली तकलीफ की बात करें तो वो यही है कि आपको ऐसी प्रॉपर्टीज में जहाँ पे कि टाइटल डॉक्यूमेंट की चेन अनरजिस्टर्ड है, नोटराइज डॉक्यूमेंट्स के थ्रू है, और वो जो चेन है 2002 के बाद की है, तो ऐसे में बैंक लोन आपको नहीं मिलेगा। बैंक में आपकी प्रॉपर्टी जो है लीगली नेगेटिव हो जाएगी, लीगली वायबल नहीं कहलाएगी, और आपका बैंक लोन रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इस तरह की प्रॉपर्टी को आप खरीदते हैं और उसके लिए लोन लेना चाहें तो आपको लोन भी नहीं मिलेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर जीपीएटीएस बिल की चेन 2024 सितंबर 2001 से पहले की है तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन 24/9/2001 के बाद की है तो आपको उस प्रॉपर्टी से दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि ना वो आपकी प्रॉपर्टी ठीक से बिक पाएगी, ना ही उस पर बैंक लोन हो पाएगा, और जो आपने गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी इवेड की है उसका भी हर्जाना भरना पड़ सकता है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो ज़रूर बताइएगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा आपको वीडियो ये भी ज़रूर बताइएगा, और जिसके यूज़ का हो उसके साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब बखैर।